So we are going to start with a very interesting topic and very important topic of this chapter, or we can say it is a heart of this chapter, that is Hardy-Weinberg principle. जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में और भी हम देखेंगे कि लॉट्स ऑफ थ्योरीज वी हैव स्टडीड और लॉट्स ऑफ एविडेंसेस वी हैव स्टडीड. एवोल्यूशन मीन्स थियोरेटिकल पार्ट, लेकिन इस पार्ट में हमें कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस करने हैं और न्यूमेरिकल्स करने हैं बेस्ड ऑन दिस हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है क्या. तो उसको जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वेरियस टर्म्स, वेरियस टर्मिनोलॉजीज दैट आर बीइंग यूज्ड इन दिस हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. बारी बारी से जो यूज़ होंगी और उनके बीच में जो माइनर डिफरेंसेस है ना, दैट वी शुड नो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ए पॉपुलेशन जेनेटिक्स. मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि इट टेक्स टाइम टू राइट सच ए लार्ज थियोरेटिकल आस्पेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी टॉक अबाउट दी पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्या होता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल दी जीन फ्रीक्वेंसीज. जीन फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन. एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसके अंदर जितने भी जीन्स हैं और उनकी कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, उन सब की स्टडी और उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वॉट एवर चेंजेस आर देयर, इन सब की स्टडी करना किसके अंडर आता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर आता है. एंड द साइंटिस्ट बिहाइंड दिस आर कॉल्ड दी पॉपुलेशन जेनेटिस्टिस्ट. ठीक है, तो population genetics is, what is the population genetics is study of all the gene frequencies present in a population and their trend to change in their varied condition. पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, चेंजेस उन्हीं के कारण ही आएंगे ना. उन सब के चेंजेस को भी पढ़ना और उनके जो भी वॉट एवर इफेक्ट्स आर देयर, उन सब जीन फ्रीक्वेंसीज को पढ़ना, ऑल दैट कम्स अंडर, किसके अंडर आता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स को, जो एक पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं. वही जीन्स जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, वो किस तरह से चेंज हो रही हैं पॉपुलेशन के अंदर, दैट ऑल कम्स अंडर, उन सब की स्टडी को हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं. तो सेकेंड आता है व्हाट इज़ ए पॉपुलेशन. जैसे कि हम अभी तो पॉपुलेशन से, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस आर देयर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, लेकिन जब हम एक ही स्पीशीज़ की बात करें ना, चाहे हम ह्यूमन का ही एग्जांपल लेते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पे एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए सिंगल स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर एरिया एंड शेयरिंग द सेम जीन पूल. सेम जीन पूल मीन्स दे आर एबल टू मेट विद इन देमसेल्व्स और कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्फ. आपस में ही वो इंटरब्रीड कर रहे हैं और एक ही पर्टिकुलर एरिया पे सब they are sharing all the things and gene pools they are sharing, then it is called the population. So what is a population? A group of organisms of a species, a particular species. If you have talk about the human species, then a group, a population of human. And if we talk about some another species, जैसे कि हम dog की बात करें तो dogs population. And if we talk about some another population of some another organisms, तो I mean to say species should be single. Different species and collective, their collectiveness will never form a population. तो इस सब चीज़ों को हम और भी क्लियर करेंगे इकोलॉजी में. तो पॉपुलेशन क्या होता है? एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, दे आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्फ, शेयरिंग द कॉमन जीन पूल एंड ऑल दे कम अंडर दी, किस में आते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं उनको. अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ ए जीन फ्रीक्वेंसी. जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? Gene frequency is a frequency of an allele in relation to the total alleles present in a population. मान लो population में, if we take an example of a population, कुछ population का example लें, जैसे कि 100 people हैं उसमें, near about 100 persons हैं, या 10 हम लगा लें, छोटे से में अब 100 तो बनाएंगे नहीं, some group of population is there. इन सब के genes जो हैं, ठीक है ना, ए ग्रुप, ए फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील, ठीक है, इन रिलेशन टू टोटल एलील प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन. एक पर्टिकुलर एलील की बात करेंगे. एक जैसे बहुत सारे एलील्स हैं ह्यूमन बींग्स में, जैसे 46 हैं एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी 46 हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन पर एक पर्टिकुलर एलील की बात करते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक करेक्टर की बात करेंगे. जैसे कि आइस कलर का एग्जाम्पल लें, या मैंडल्स का हम टॉलनेस और ड्वार्फनेस का एग्जाम्पल ले लें. बहुत सारे करेक्टर्स होती हैं पी प्लांट में. इसी तरह से ह्यूमन बींग्स के या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात करें, बहुत सारे करेक्टर्स हैं, लेकिन हमने एक ही करेक्टर को कंसीडर करना है एक पर्टिकुलर लोकस पे. पर्टिकुलर लोकस मीन्स जैसे कि एक हम मान लो क्रोमोजोम बनाते हैं इस तरह से,
एंड दीज क्रोमोसोम आर ऑलवेज इन डिप्लॉयड फॉर्म में। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मान लो यहाँ टी प्रेजेंट है, उसके दूसरे लोकस पे भी टी प्रेजेंट होगा या स्मॉल टी प्रेजेंट होगा या दोनों पर स्मॉल टी प्रेजेंट होंगे। व्हाट काइंड ऑफ एलील इज देयर रिलेटेड टू देयर साइज, और उस पूरे पॉपुलेशन में इसकी कितनी, एक पर्टिकुलर जीन और एक स्पेसिफिक एलील की कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसको हम बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में इफ यू हैव टू कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंगल एलील विच इज़ रिप्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक करेक्टर, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम देखना चाहते हैं तो उस सिंगल एलील की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, जीन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो नॉट ऑफ ऑल ऑफ दी जीन्स की जितने भी करेक्टर्स हैं उनको नहीं हमने कहना, वी हैव टू कंसीडर ओनली ए सिंगल एलील की फ्रीक्वेंसी एक पूरे पॉपुलेशन एरिया में, ऑल ऑफ दी इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में। लेकिन एक पर्टिकुलर लोकस पर एक ही एलील प्रेजेंट होता है ना, चाहे वो कैपिटल टी है चाहे वो स्मॉल टी है, या हम आई कलर्स की बात कर लें तो इफ़ इट आइज आर ब्लैक इन कलर तो उससे रिलेटेड बी, कैपिटल बी इज़ प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर लोकस, इफ मान लो हमने बी की बात की, या फिर यहाँ पे स्मॉल बी प्रेजेंट है, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, तो ये अभी हमने ये नहीं देखना कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, अब तो सिर्फ जस्ट ओनली टू टेल यू कि व्हाट इज़ ए एलील फ्रीक्वेंसी, कि एक स्पेसिफिक करेक्टर के लिए वो एक पूरी पॉपुलेशन में उस पर्टिकुलर लोकस पे कितनी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कॉल्ड दी एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी। एलील आर दी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, तो उसको हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए जितनी भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकस पर प्रेजेंट होती हैं उसको हम क्या कह देते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी। अब जीन पूल क्या होता है, टोटल ऑफ ऑल दी एलील्स एंड द जीन्स प्रेजेंट इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज ऑलवेज इंटरब्रीडिंग, एक पर्टिकुलर एरिया पे इंटरब्रीड कर रही है, तो उसमें जितने भी एलील्स हैं जितने भी टोटल जीन्स हैं पूरी पॉपुलेशन के अंदर, फॉर ऑल दी करेक्टरिस्टिक्स दैट कम्स अंडर द जीन पूल, और टोटल जीनोमिक कंटेंट ऑफ एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड द जीन पूल। उसको हम क्या बोल देते हैं, जीन पूल बोलते हैं। ठीक है, एंड द जीन पूल, अगर इनमें वैसे तो इन जीन पूल में जीनोमिक कंटेंट किसी भी पॉपुलेशन का, इफ़ ए पॉपुलेशन इज़ लार्ज इन साइज, इफ़ इट इज़ नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ म्यूटेशन, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, देयर इज़ नो ई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन, देयर इज़ नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, और वी कैन से जो भी फैक्टर्स होते हैं ना इफ वो इन्फ्लुएंस करने वाले वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, तो वो पॉपुलेशन क्या, उसके जीन कंटेंट क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसीज, एलीलिक फ्रीक्वेंसीज, वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, अब जरा सा भी उनमें लार्ज पॉपुलेशन में कुछ भी फैक्टर्स उनको इफेक्ट कर देना तो व्हाट हैपन्स, देयर आर चांसेस ऑफ एवोल्यूशन टू कम, तो एवोल्यूशन होने के चांसेस हो जाते हैं। और यही सब चीज़ें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो देयर वर टू साइंटिस्ट, their name were what the name were there, J.H. Hardy and Wilhelm Weinberg. J.H. Hardy and Wilhelm Weinberg. They independently studied on the genetic content of population in 1908 and they proposed a Hardy-Weinberg principle. Hardy-Weinberg principle, and later on it was also called the Hardy-Weinberg equilibrium. तो Hardy-Weinberg equilibrium बोला। What is, इसको हम abbreviated फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ ए क्वेश्चन कम्स देन इमीडिएटली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय HWE। तो HWE मीन्स हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम भी मैं डिटेल में लिख देती हूँ, इक्विलिब्रियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बहुत आराम से और धीरे धीरे समझना है, बिकॉज ऑल दी न्यूमेरिकल्स दे आर बेस्ड ऑन दिस इक्विलिब्रियम, इसी इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्विलिब्रियम द एलीलिक फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी, अगर हम एक इन एलील फ्रीक्वेंसी की बात करें इन ए जीन पूल, allele frequency in a gene pool remains
constant from generation to generation in an non-evolving population. Non-evolving पॉपुलेशन. अब ये नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन जैसे की है वैसे की वैसे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे. वॉट एवर करेक्टरिस्टिक्स और जीन्स आर देयर, दे आर स्टार्टिंग से ही जैसे हैं, दे विल गो ऑन जनरेशन टू जनरेशन. कि एलीलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीन पूल्स, सम टोटल ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसीज, allelic frequencies or we can say of gene pool are constant from generation to generation. सिंगल एलील की हमने बात की है, एक पर्टिकुलर एलील की पूरे पॉपुलेशन में. मान लो इफ़ यू हैव कंसीडर्ड ए आई कलर, ब्लैक इज़ डोमिनेंट करेक्टर, कैपिटल बी हमने मान लो लिया, ये डोमिनेंट है, ब्लैक से रिप्रेजेंट किया, दिस इज़ ए डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है. एंड स्मॉल बी इज़ ऑल्सो ए रिसेसिव, इट इज़ वी कैन से ब्राउन करेक्ट. कोई भी इसका दूसरा कलर ले सकते हैं, लाइट कलर की आइस का करेक्टर हो गया. या हम टॉलनेस और ड्वार्फनेस की बात करें प्लांट्स के अंदर, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो वॉट एवर फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैपिटल टी इज़ देयर, इट विल बी कॉन्स्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन. वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी वैसी ही जाएगी. कैपिटल बी इफ इट इज़ मान लो क्या कहते हैं 40% है, तो इट विल गो ऑन 40% डोमिनेंट करेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन. स्मॉल बी इज इट इज़ इफ इट इज़ 60%, तो then it will go 60% to the next of generation. नेक्स्ट जनरेशन में भी वैसे के वैसे ही जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट पॉपुलेशन साइज इज लार्ज साइज हो और नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन हो. वो कंडीशन जो भी सर्कमस्टांसेस उस पर लग रहे हैं ना, उनमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए. और जो भी सर्कमस्टांसेस हैं और फैक्टर्स जो वो इफ़ेक्ट करने वाले हैं, उनको हम बाद में देखेंगे. लेकिन अभी हमने देखना है कि व्हाट इज़ एन हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहलाता है. कि जितनी भी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज हैं, इफ़ यू हैव टॉक्ड अबाउट द सिंगल एलील, इट विल रिमेन, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलील विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. और if we have talked about all of the allelic frequencies of a population, then they again will remain constant from generation to the generation, and we can say sum total of all the frequencies is sum up to the 1, it will be equal to 1. जैसे कि P plus Q is equal to 1. ये फार्मूला अभी हमने सॉल्व करना है, what is P and what is Q. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं और इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन P plus Q द होल स्क्वायर, और वी कैन से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1. ये अब दोनों किस तरह से सॉल्व हुए हैं ये हम देखते हैं कि इनको हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है. व्हाट इज़ ए पी एंड व्हाट इज़ ए क्यू, इन व्हाट मैनर दीज प्रॉब्लम्स दे आर बीइंग अप्लाइड ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल्स टू नो वेरियस इंडिविजुअल्स, एलीलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, वो अभी हम देखते हैं. सो जैसे कि हमने देखा W. वेनबर्ग एंड G.H. हार्डी ने एक इम्पॉर्टेंट इक्विलिब्रियम बताया जिसमें ही टोल्ड अबाउट द वैल्यूज ऑफ P plus Q is equal to 1 and P square plus Q square plus 2PQ is equal to 1. अब ये दोनों क्या कंडीशन है, इनको हम विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये एलीलिक फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहती हैं एक पर्टिकुलर जनरेशन में एंड दे मेंटेन द जेनेटिक लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, और कोई चेंजेस नहीं आते फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन इफ सर्टन एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट अफेक्टिंग देम और इन्फ्लुएंसिंग देम, बशर्ते कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं डेविएट करने के लिए ना आ जाएं. तब तक क्या रहता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम आल्सो. जैसे कि इफ देयर इज ए जेनेटिक कांस्टेंट और जेनेटिक कंजर्वेशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम ऑफ एन पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का एक लंबे समय तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कंडीशन में रहता है, तो
जब भी उसमें कोई डेविएशन आएगी ना, तो व्हाट विल वी कैन से दैट द पर्टिकुलर पॉपुलेशन हैज़ गॉन टुवर्ड्स द एवोल्यूशनरी चेंज। तो इस तरह से जितने भी जेनेटिस्ट हैं और वो हम कह सकते हैं जो पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और एवोल्यूशन को स्टडी करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा? हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो अब हम सबसे पहले डेराइव करते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू 1। व्हाट इज ए P एंड व्हाट इज ए Q? सपोज वी एज्यूम एक एलीलिक पॉपुलेशन लेते हैं। सपोज एन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोमिनेंट एलील, कोई भी एलील है उसको डोमिनेंट को हमेशा ऑलवेज वी रिप्रेजेंट विद कैपिटल वर्ड्स। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए विल बी इक्वल टू, वी कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ पी। पी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंट की बात की ना। एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव, रिसेसिव एलील की बात करें तो उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय Q। चाहे हम स्मॉल p लें, स्मॉल q लें, और वेदर वी टेक कैपिटल P और कैपिटल Q, बट व्हाट वी हैव टू कंसीडर, P एंड Q वी हैव टू कंसीडर। ये P और Q क्या है? डोमिनेंट एलील A की तो फ्रीक्वेंसी को हमने P से रिप्रेजेंट किया और रिसेसिव एलील की वी हैव रिप्रेजेंटेड विद Q। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें कि किसी भी पॉपुलेशन में, इन सम पॉपुलेशन, frequency of Q is 0.4%, 0.44% है। तो डोमिनेंट की ऑटोमेटिकली वी विल कम टू नो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P प्लस Q इज इक्वल टू 1 के बराबर है ना। एंड इफ वी टॉक अबाउट P की वैल्यू तो 1 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.6 के अराउंड है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वॉट एवर डोमिनेंट एलील्स आर देयर और रिसेसिव एलील्स आर देयर, इनकी जो कॉम्बिनेशन होगी दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट और विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी और कांस्टेंट होगी। तो ये P प्लस Q वैल्यू इज ए कांस्टेंट वैल्यू जिसके बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं जो कि हम बाद में ट्राई करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं विद द हेल्प ऑफ, हमें मालूम है कि एक फ्रीक्वेंसी अगर हमें मालूम है देन वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम अनदर एलील। तो इसी तरह से हम इसकी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में टोटल एलीलिक कंपोजिशन लें, जैसे कि अगर हम देखते हैं ना डिप्लॉयड, इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो डिप्लॉयड, तो 2n कंडीशन में तो एलील्स वी कैन राइट AA ही लिखते हैं, ठीक है ना। डोमिनेंट एलील, दे आर रिप्रेजेंटिंग द डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है। एंड वी कैन राइट द रिसेसिव विद द AA, दिस इज रिसेसिव फॉर्म, ठीक है। और इस डोमिनेंट फॉर्म की फ्रीक्वेंसी को अगर मेजर करें एंड इफ वी मेजर इट विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ P देन इट विल बी P इंटू P दैट इज इक्वल टू P स्क्वेयर। इसी तरह से रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी को अगर हम इफ वी कंसीडर Q देन इट विल बी इक्वल टू Q स्क्वेयर। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट्रोजाइगोट? हीट्रोजाइगोट कैसे आता है? जैसे कि हीट्रोजाइगोट हमें मालूम है एलीलिक पॉपुलेशन में दीज आर इन दिस मैनर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 कैपिटल A एंड 1 स्मॉल a, एक कैपिटल A और 1 स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी जो वैल्यू है हमने 1 से नहीं करनी, P एंड Q से, ओनली 1 P Q नहीं होगा, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू P Q। I mean to say the algebraic expression P square plus Q square plus 2PQ will be equal to 1। ये एक इसकी सेकेंड इक्वेशन बनती है एलीलिक फ्रीक्वेंसी की। एंड इफ वी नो द नंबर ऑफ हीट्रोजाइगोट, इसमें से किसी एक की भी वैल्यू हमें मालूम होगी तो वी कैन कैलकुलेट रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी सबकी हम निकाल सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि वाई इट हैज़ कम 2PQ।
2pq क्यों आया है, इसको हम थोड़ा सा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम कंसीडर करते हैं। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हीट्रोजाइगस कंडीशन में हाइब्रिड के बाद सेल्फिंग में प्रोड्यूस हुआ, जैसे कि हमें मालूम है इफ़ यू हैव टेकन एक सिंगल वैराइटीज होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हमने ली है, अब ए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी वी आर रिप्रेजेंटिंग विद दिस। और हर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 2 एलील्स, वही हमने लिखे हैं। तो इधर भी रिसेसिव करेक्टर को इससे रिप्रेजेंट किया, तो F1 में A और A प्रोड्यूस होगा। फिर जब इसकी सेल्फिंग करेंगे तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, वी आर गेटिंग AA 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो 1/4 कॉम्बिनेशन तो किसके होंगे, AA के। फिर उसके बाद हम देखेंगे A इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो AA अगेन द सेकेंड A और A 2 बार आ गया ना, तो दिस विल बी द सेकेंड वन। फिर A एंड A तो 1/4 AA हो गए, और इसमें ये 2/4 या 1/2 हम कह लें, कितने होंगे 4 में से 2 दे विल बी कितने होंगे, हीट्रोजाइगोस होंगे। तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, 1/4 A है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को p² किया, देन प्लस 2pq प्लस q², तो ये मैच करते हैं ना, तो दैट इज वाई वी शुड नेवर राइट विद सिंगल pq, वी हैव टू ऑलवेज कंसीडर 2pq एंड इट इज ऑफ कोर्स फॉलोइंग दिस पॉपुलेशन इज फॉलोइंग दिस अलजेब्रिक सम। ये जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन निकली है ना, उसी को ही ये फॉलो कर रही है, ठीक है। अब हम इसको और थोड़ा सा इलाबरेट करती हैं, ये वैल्यू कैसे 1 आई है। जैसे कि हमने इसमें देखा था Q की वैल्यू कितनी है 0.4, तो Q² कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q², इट विल बी इक्वल टू 0.16, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 होगा, और इट विल बी इक्वल टू, वी कैन से परसेंटेज की फॉर्म में करें तो 16%, ठीक है। और इसी तरह से इफ यू हैव कंसीडर P की वैल्यू, जैसे माइनस करने पे आई थी ना, तो P की वैल्यू इफ यू हैव कंसीडर p² की वैल्यू, देन व्हाट इट विल बी मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 0.6, दैट इट विल बी इक्वल टू 0.36, और वी कैन से 36%। And in the same manner, if we calculate this value 2pq की वैल्यू को मेजर करते हैं, तो in what manner it will be giving us the condition 2 into point जैसे कि 6 into point what we can say there is a one more 0.4, or it will be equal to 0.48, और वी कैन से 48%। अब इन सबको अगर हम प्लस करते हैं, इस यहाँ इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देन व्हाट वी आर गेटिंग डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 1। जैसे इसकी हमने 0.16 लगाई प्लस 0.36, ये इसी के अंदर हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, प्लस 0.48, तो व्हाट वी आर गेटिंग इट विल बी इक्वल टू 1 के बराबर नज़र आ रही है ना हमें वैल्यू। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट दी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन। हमें कुछ भी न्यूमेरिकल्स में वॉट एवर हैज़ बीन गिवन, हमें कुछ भी दिया होगा, एक वैल्यू दी होगी तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि दे कैन आस्क हाउ मैनी आर दी नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल कितने हैं, होमोजाइगस इंडिविजुअल कितने हैं इसमें, होमोजाइगस इंडिविजुअल, और होमोजाइगस हम कह सकते हैं एलील कितने हैं। होमोजाइगस एलील मीन्स इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में हाउ मच आर दी होमोजाइगस एलील, तो उसमें हम देखेंगे इसमें भी होमोजाइगस डोमिनेंट एलील की बात कर रही हूँ, इसमें भी है और इसमें भी है। तो p² प्लस 2pq की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। 2pq तो डोमिनेंट ही होते हैं ना, p इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर q, तो ये भी डोमिनेंट है चाहे हीट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो डोमिनेंट एलील कितने हैं तो इससे हमें पता चल सकता है। एंड इफ दे आर आस्किंग अबाउट दी नंबर ऑफ रेसेसिव एलील्स, इसमें कितने हैं, तो इसमें हम इसकी वैल्यू नंबर ऑफ रेसेसिव एलील्स इससे और इसकी वैल्यू से एटलीस्ट
रेसेसिव एलील्स मीन्स कि इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे, सिंगल रिसेसिव एलील दे हैव टॉक्ड अबाउट, एक सिंगल, जैसे कि इसमें एलील ओनली यही है ना, तो इसमें भी कितना रिसेसिव एलील, सिंगल एलीलिक फॉर्म कितनी है, जीन की एलीलिक फॉर्म। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट और रिसेसिव। इसमें तो हमने डोमिनेंट डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स की बात की थी, डोमिनेंट पर्सन्स की। जब डोमिनेंट पर्सन्स होंगे तो वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हीट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, तो उसमें तो हमने दोनों को कंसीडर करना है। एंड अगर वो आपसे पूछें कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू सिंगल रिसेसिव एलील की बताओ कि किस किस में प्रेजेंट है, तो रिसेसिव एलील इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन सबको हम काउंट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हीट्रोजाइगस की भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें, फिर से हम एक कंसीडर करते हैं पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में मान लो कंसीडर ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन कंसीडर करें हैविंग 10 इंडिविजुअल्स, 10 इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अब इन 10 इंडिविजुअल्स में से अगर हम बात करते हैं, 10 इंडिविजुअल्स मीन्स इनके एलील्स कितने होंगे, 20 एलील्स होंगे। अब 20 एलील्स में से डोमिनेंट कितने हैं और रिसेसिव कितने हैं, ये हमने चेक करने हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इसका हम एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, टॉल वर्सेस ड्वार्फ का। टॉल प्लांट वर्सेस ड्वार्फ प्लांट ले लो, या राउंड वर्सेस ग्रीन कलर ले लो, राउंड वर्सेस रिंकल, वॉट एवर करेक्टर यू कैन कंसीडर, जो भी कंसीडर करने हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के। ठीक है, एक तो हमने ये कंसीडर देखना है कि इनकी वैल्यू कितनी आती है, सबकी अगर परसेंटेज में करें तो 100% होगी किसी भी एलीली कंडीशन में, और इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ एलील्स में तो P प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 1 होगा, या P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये दोनों वैल्यूज, और ऑफ कोर्स ऑलवेज दे कम इन द फॉर्म ऑफ सच काइंड ऑफ इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, जो हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने फिर से एक फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल लिया। जैसे कि 10 इंडिविजुअल्स हैं हमने पॉपुलेशन में लिए हैं, 10 इंडिविजुअल्स में से कुछ टॉल भी हो सकते हैं होमोजाइगस, कुछ ड्वार्फ भी हो सकते हैं। इफ यू हैव कंसीडर द साइज ऑफ प्लांट, साइज ऑफ ए पी प्लांट कंसीडर किया, 10 प्लांट कंसीडर किए, उसमें से कुछ हमें टॉल नजर आए, टॉलनेस में से हमें मालूम नहीं कि होमोजाइगस कितने हैं और हीट्रोजाइगस कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं, तो हमने कंसीडर एज्यूम किया होमोजाइगस टॉल कितने हैं। जैसे कि 10 में से इफ वी कंसीडर होमोजाइगस टॉल आर, सपोज वी कंसीडर होमोजाइगस टॉल आर 5 हैं, तो उनके एलील्स हमने कैसे लिखने हैं, TT TT TT, और 5 मीन्स हमने कितने एलील्स बनाने हैं, इसके 10 एलील्स बनाने हैं। 10 एलील्स, 20 में से 10 एलील्स, 1 2 3 4 5 तो होमोजाइगस है, और हमने यही सोच लिया कि 5 जो हैं, 4 हमारे जो हैं इसमें, 3 समझ लो, कंसीडर कर लो 3 आर हीट्रोजाइगस। 3 हीट्रोजाइगस कंडीशन में लेंगे तो हीट्रोजाइगस में वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू T T T T। तो पूरी नंबर ऑफ एलील्स काउंट करने हैं, और अब हम देखते हैं कि बाकी 2 एलील्स कौन से हैं, वो ड्वार्फ हैं, रेस्ट ऑफ द 2 एलील्स आर ड्वार्फ, हीट्रोजाइगस भी ले लिए हमने। टोटल हमने कितने लिए हैं, टोटल वी हैव कंसीडर्ड 10, और एलील्स हमने बनाने हैं कितने हैं, एलील्स आर 20, क्योंकि ईच करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 एलील्स, और वी आर टॉकिंग अबाउट 1 करेक्टर। जैसे हमने एक सिंगल एलील की बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम बहुत सारे एलील्स की, ऑल ऑफ द एलील्स की बात करेंगे, देन होल ऑफ द इक्विलिब्रियम वट एवर विल बी द कंडीशन, ऑलवेज दिस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द एलील्स। इस सिंगल करेक्टर की बात करेंगे तो यही इक्वेशन अप्लाई 1 के बराबर ही होगी। अब हमने जैसे कि होमोजाइगस लिया, हीट्रोजाइगस लिया, अब हम ड्वार्फ लेंगे। ड्वार्फ में व्हाट वी हैव कंसीडर्ड 2 प्लांट्स लिए हमने,
ड्वार्फ में तो होमोजाइगस ये कंडीशन होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और होमोजाइगस टॉल एलील कितने हैं, 20 में से हमने काउंट करने हैं, 11 10 के बाद 11 12 एंड 13 तो हो गए कैपिटल टी कितने हैं 13, ठीक है। अब स्मॉल टी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हुए स्मॉल टी, दैट इज इक्वल टू 7। तो टोटल इनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 एलील्स थे तो 20 एलील्स ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स काउंट कैसे करते हैं, वैसे हम भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एलीलिक फ्रीक्वेंसीज इंडिविजुअल्स की कैसे काउंट करनी है और किस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि इफ़ देयर इज़ नॉट एनी वन वैल्यू इक्वल, इनकी इक्वेशन में जब अप्लाई करते हैं तो वन के इक्वल वैल्यू नहीं आती, तो व्हाट हैपन्स, दैट मीन्स हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो चुका है, डेविएट हो गया एंड वेरिएशंस हैव कम एंड इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स द इवोल्यूशन को इसने वो सिग्निफाई कर रहा है। और इसी बेसिस को एवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसे हुआ था उसके लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज थी जब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अप्लाई हुआ था और बाद में एलीलिक फ्रीक्वेंसीज में व्हेन ए नंबर ऑफ जनरेशंस वाज चेंज, किसी पर्टिकुलर जनरेशन में हमने देखा कि डेविएशंस थी, देन व्हाट इज हैपनिंग, इट इज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। तो इसका मतलब जो फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स कौन से हैं, दैट वी सी राइट नाउ।